सेकेंड ईयर की भौतिक विज्ञान की कक्षा में हमारे सभी बच्चे फिर स्वागत योग्य हैं और सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में हमारे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है जूल्स एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जूल्स एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जूल का प्रयोग तथा डेल ई और डेल अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का निर्धारण करना। दूसरा नाम इसको ये भी कहते हैं जूल्स लॉ एंड मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जूल का नियम तथा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी का निर्धारण। तो देखिए, हम बढ़ते हैं इसमें आगे। सबसे पहले जूल्स लॉ, जूल का नियम क्या है, हम उसको देखें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, फोकस करें अपने स्क्रीन पे। स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर डजंट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। इसको जूल का नियम कहते हैं। तो ये जूल का नियम है कि स्थिर ताप पर गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती। किसी निश्चित द्रव्यमान युक्त गैसीय निकाय में गैस का शून्य प्रतिरोधी दाब में अपोजिंग प्रेशर उसका जीरो होता हो तो कहते हैं शून्य प्रतिरोधी दाब। या हम कह देते हैं शून्य प्रतिरोधी दाब की स्थिति हो तो ये कहें कि निर्वात है, यानी वैक्यूम है। तो चाहे वैक्यूम की पोजीशन हो या अपोजिंग फोर्सेस जो है या अपोजिंग प्रेशर जीरो हो, यानी शून्य प्रतिरोधी दाब शून्य हो, तो उस स्थिति के लिए ये बात की जा रही है। तो देखें, किसी निश्चित द्रव्यमान युक्त गैसीय निकाय में, किसी निश्चित द्रव्यमान युक्त गैसीय निकाय में गैस का शून्य प्रतिरोधी दाब अर्थात निर्वात में इस तरह से प्रसरण होता है कि न तो ऊष्मा निकाय में प्रवेश करती है और न ही निष्कासित होती है। वैक्यूम में या शून्य प्रतिरोधी दाब के लगने पर इस तरह से प्रसरण होता है, एक्सपेंशन होता है कि हीट न तो तंत्र के अंदर प्रवेश कर पाती है और न ही निष्कासित होती है। अर्थात गैस का स्वतंत्र प्रसरण होने पर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा? सो पॉइंट नंबर 1, यदि प्रसरण के दौरान गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हो, प्रसरण जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित करते हैं, तो क्या हो गया? तो यदि प्रसरण के दौरान गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हो तो अणुओं को दूर रखने के लिए गैस के द्वारा आंतरिक कार्य किया जाएगा। अगर प्रसरण में मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन अणुओं को दूर करने के लिए, दूर रखने के हेतु गैस के द्वारा आंतरिक कार्य किया जाएगा, इंटरनल वर्क किया जाएगा, और जिससे क्या होगा? आंतरिक गतिज ऊर्जा खर्च होगी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा खर्च होगी। इंटरनल कैनेटिक एनर्जी उसका एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा। अतः प्रसरण के द्वारा शीतलन होगा। तो ऐसे अगर प्रसरण होता है तो उसके अंदर कूलिंग आएगी, शीतलन होगा। कब होगा? कि यदि प्रसरण के दौरान गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो अणुओं को दूर रखने के लिए गैस के द्वारा आंतरिक कार्य किया जाएगा, और इससे आंतरिक कार्य को करने के लिए गतिज ऊर्जा खर्च होती है। आंतरिक गतिज ऊर्जा खर्च होगी, यानी ऊष्मा ऊर्जा खर्च होगी, और अगर ऊष्मा ऊर्जा खर्च होगी तो इस प्रकार के प्रसरण होने पर गैस के द्वारा शीतलन होगा या कूलिंग होगी। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। तो सेकंड पॉइंट पे फोकस करें। फर्स्ट पॉइंट पे तो हमने ये कहा कि अगर
गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में गैस के अणुओं को दूर रखने के लिए गैस के द्वारा आंतरिक कार्य किया जाएगा, और ऐसा इसके लिए आंतरिक गतिज ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा खर्च होती है, तो उसमें गैस के द्वारा प्रसरण कर शीतलन होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि गैस के अणु एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि रिपल्सन हो रहा हुआ, तो यदि गैस के अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हों तो गैस के अणुओं में टकराहट होगी, और उनके आपस में टकराहट होने के कारण ऐसा प्रसरण होगा तो गैस के ताप में वृद्धि होगी। यदि गैस के अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हों, रिपल्सन हो रहा हो, तो गैस के अणु में टकराहट होगी, एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने के कारण प्रसरण के दौरान ताप में वृद्धि होगी, गैस के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाए। तो पहले में तो हमने ये देखा था कि जब ये गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते थे तो उनको दूर रखने के लिए गैस के द्वारा आंतरिक कार्य किया जा रहा था, आंतरिक कार्य करने के लिए आंतरिक गतिज ऊर्जा खर्च हो रही थी, तो गैस के में अंदर शीतलन हो रहा था। लेकिन अगर गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करके प्रतिकर्षित करते हो तो गैस के अणु में टकराहट होगी, और टकराहट के कारण गैस के प्रसरण के दौरान जो है आपके ताप में वृद्धि होगी, यानी हीटिंग होगी। तीसरा बिंदु, यदि अंतः अणु आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं हो तो, यदि इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्सन अगर नहीं होता है तो गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इफ देर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटर मोलिक्यूल्स देन देर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? कि अंतः अणु का आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो अब हमने इतनी बातें करी तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इन प्रेक्षणों के आधार पर जूल ने ये बताया था, जूल साइंटिस्ट था, जूल का जो एक्सपेरिमेंट है और जूल ने जो नियम दिया था उसी के बता रहे हैं। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर जूल ने ये बताया था कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस युक्त निकाय की ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। इन प्रेक्षणों के आधार पर क्या बताया? इन प्रेक्षणों के आधार पर जूल ने बताया कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस युक्त निकाय की ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है बल्कि ताप का फलन होती है, और यही जूल का नियम है। तो इस प्रकार से हमने जूल का नियम हमने देखा और जूल्स लॉ देखा। अब जूल्स के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अब हम इसको फोकस करते हैं। ये जो चित्र दिखाया है स्क्रीन पे, ये जूल्स एक्सपेरिमेंट या जूल का प्रयोग है उसको दिखाया गया है। इसमें देखिए एक पात्र है, उस पात्र के अंदर ए तथा बी नाम दिया हुआ कोई उपकरण है। दो बल्ब हैं ए और बी, और दोनों आपस में एक देखो स्टॉप कॉक के द्वारा जोड़े हुए हैं। ये बल्ब का उपकरण है वो किसी पानी या कोई द्रव भरे हुए उसके अंदर डाला हुआ है। उसके अंदर थर्मामीटर भी लगा हुआ है टेम्परेचर के लिए, और एक देखो स्टीरर लगा हुआ है, विलोडक भी लगा हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो वो जूल का एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मैं वापस बता रहा हूँ, ये जो है वो थर्मामीटर है लिक्विड का टेम्परेचर के लिए, और ये उपकरण है ए और बी वाला, और जिसके अंदर की गैस भरी हुई है, और ये है वो है विलोडक, जिससे कि विलोडन करते हैं ताकि टेम्परेचर वो सेम रहे, समान रहे। सो जूल ने क्या किया था? अपने प्रयोग में एक ऐसा उपकरण प्रयुक्त किया जिसमें स्टॉप कॉक द्वारा आपस में जुड़े हुए संलग्न दो बल्ब ए तथा बी होते हैं। जूल ने क्या किया? जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक इस प्रकार का उपकरण को काम में लिया जो कि दो बल्ब युक्त था, ए तथा बी बल्ब युक्त, और ये दोनों बल्ब ए तथा बी आपस में स्टॉप कॉक के द्वारा जुड़े हुए थे। बल्ब ए में एक गैस भरी हुई रहती है जबकि बल्ब बी में निर्वात होता है। बल्ब ए में क्या है? गैस भरी हुई है, लेकिन बल्ब बी में निर्वात है, किसी प्रकार का कोई गैस वगैरह कुछ नहीं है। इन दोनों बल्ब के उपकरण को एक जल स्थिर तापी में रख देते हैं। ये जो उपकरण है ए और बी बल्ब का, जिसमें ए में गैस भरी हुई है, बी निर्वात है, बीच में स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इस उपकरण को एक जल स्थिर तापी के अंदर वाटर थर्मोस्टेट के अंदर रख देते हैं। इस वाटर थर्मोस्टेट के अंदर
एक विलोडक लगा होता है तथा थर्मामीटर भी लगा होता है। प्रारंभ में ताप नोट करके सबसे पहले इसको डाल दिया, विलोडन कर दिया, टेम्परेचर नोट कर दिया। तो प्रारंभ में ताप नोट करके फिर क्या करते हैं, ये जो उपकरण है दो बल्ब का, ए और बी बल्ब का, जिसके बीच में स्टॉप कॉक लगा है, तो प्रारंभ में ताप नोट करके इस उपकरण के स्टॉप कॉक को खोल देते हैं। स्टॉप कॉक जो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, इसको खोलने से क्या होगा, जिससे गैस बल्ब ए से बी में प्रसारित होगी। गैस क्या करती है, बल्ब ए से बल्ब बी में प्रसारित होती है और प्रसरण के पश्चात फिर हम पुनः ताप नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जूल ने किया था कि ए और बी बल्ब युक्त एक उपकरण है जिसमें स्टॉप कॉक लगा हुआ है, बल्ब ए में गैस भरी हुई है और इसको उपकरण को वाटर थर्मोस्टेट में रख दिया। फिर हम टेम्परेचर नोट कर देते हैं इसका और उसके बाद स्टॉप को खोलते हैं तो ए से बी में निर्वात वाले में गैस प्रसारित होगी और उसके बाद फिर हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर नोट किए हैं, इसके द्वारा ही पता चलता है कि शीतलन हुआ है या इसमें ताप में वृद्धि हुई है, हीटिंग हुई है, या कोई किसी भी प्रकार का ताप में परिवर्तन नहीं हुआ है। वो जूल्स एक्सपेरिमेंट को देखा। तो इस प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट जूल का प्रयोग कहलाता है। तो हमने आज अपने इस वीडियो में जूल का नियम पढ़ा, जूल के नियम को 3 बिंदुओं के द्वारा एक्सप्लेन किया और जूल के प्रयोग को देखा, किस प्रकार से जूल ने अपना प्रयोग किया था, कैसे टेम्परेचर नोट किया था, किस प्रकार के उपकरण को काम में। सो आज हम यहीं विराम देंगे।